Good morning everyone. So today we are going to discuss the next topic, electrical properties. Yes, today we will be discussing about electrical and magnetic properties. Let me zoom it. Yes. So on the basis of conductivity, on the basis of a wide range of conductivity from 10 to the power minus 20 ohm inverse meter inverse to 10 to the power 7, again the unit will be same, ohm inverse and meter inverse, solids can be divided into or the classified into three groups. आपको तो पता ही है, yes, conductors, semiconductors and insulators, right? So ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडक्टिविटी रेंज, यानी कि किसी भी सॉलिड की जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी रेंज हो सकती है, दैट इज 10 टू द पावर 7 ओम मीटर इनवर्स, एंड मिनिमम जो हो सकती है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 20 ओम मीटर इनवर्स. यहां तक समझ में आ रहा है? ओके. सो कंडक्टर्स जो होते हैं, जनरली मेटल्स आर कंडक्टर्स. जो ये कंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी रेंज 10 टू द पावर 4 ओम मीटर से लेके 10 टू द पावर 7 ओम मीटर तक होती है. सेकेंड, सेमीकंडक्टर्स में कौन आते हैं? ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर इनवर्स से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम मीटर इनवर्स तक होती है. दे आर कंसिडर्ड एज द सेमीकंडक्टर. अब इंसुलेटर क्या है? हाँ, जो उससे कम होंगे, यानी कि जो इसकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर माइनस 6 से कम होगी, दे विल बी नोन एज इंसुलेटर्स. लेकिन कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ ये मिल सकता है, इंसुलेटर्स की जो रेंज होती है दैट इज बिटवीन 10 टू द पावर माइनस 10 ओम मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 20 ओम मीटर. वो ऐसा क्यों होता है वो आपके हायर क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, तो अभी तक हमने क्या सीखा? There will be three types of solids on the basis of their conductivity. Solid on the basis of conductivity. First one is conductor, second one semiconductor, third one insulator. So we are going to discuss the first. Conduction in metals or good conductors. हाँ, metals are generally good conductors. तो हम जा रहे डिस्कस करने किसके बारे में? Conduction in metals. अ कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. हाँ, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है? दो ही रीजन होता है. एक तो आयंस मूव कर रहे हों, या फिर दूसरा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जो कि मूव करता रहे, राइट? अभी कल हमने देखा भी था शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में. हाँ, वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो रही थी. उस वैकेंसी की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है. चलिए आगे देखते हैं. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट. हाँ, जो भी मेटल्स होते हैं ना, वो सॉलिड हो तो भी और लिक्विड है तो भी, दोनों ही केस में क्या है? कंडक्टिविटी को शो करते हैं. कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, यानी कि एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर सेल में है. ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी कंडक्शन कितनी होगी. बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर आ रही है तो आगे देखते हैं. इसे थोड़ा सा हमें स्लाइटली कम करना होगा. रुक जी. यस. सेकेंड थिंग, इट इज गिवन दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग अ बैंड. हाँ, ये तो हमें पता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा था कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. हाँ, तो देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, दैट इज नोन एज बैंड. जो एटम्स के ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? बैंड कह सकते हैं. ध्यान रहे, जब हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे वहां पे ये चीज एक्सप्लेन की गई थी. याद आ रहा है? हाँ, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इफ द बैंड इज पार्शियली फील्ड और ओवरलैप्ड,
जो बैंड है ना, जो ग्रुप बना अभी मॉलिक्यूलर्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, इफ इट इज पार्शियली फिल्ड, पार्शियली मतलब इनकम्प्लीट है, और ओवरलैप्ड विद अ हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड। हाँ, कंडक्शन बैंड हम उसे कहेंगे जिस बैंड में अनऑक्युपाइड स्पेस यानी कि खाली स्पेस हो और उसकी एनर्जी लेवल क्या हो, हाई हो, देन इट शोज कंडक्शन। अब देखिए मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं, और मेरे पास दूसरा बैंड है जिसमें स्पेस है, तो क्या होगा, मेरा जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो जंप करके उसमें चले जाएंगे, और जंप करने के बाद जो वहां जाएंगे उसकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए क्या है, इफ द गैप बिटवीन बैंड्स इज लार्ज। अब समझ लीजिए कि जो गैप है, लेट्स से ये मेरी बैंड है जो कि बनी है, ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे है, और एक मेरे पास जो कंडक्शन बैंड है वो यहां पे है, दूसरा कंडक्शन बैंड यहां पे है। आप हमें बताइए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां जंप कर सकता है, यहां पर। इसके लिए क्या है, एनर्जी कम चाहिए, तो आराम से जंप करेगा, और जब ये जंप करेगा तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ये कंडक्शन को शो करेगा। यहां तक समझ आ रही है? अब देखिए जस्ट इसी का थोड़ा सा रिवर्स केस, ये गैप देखिए क्या है, ज्यादा है ना। जब ये गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके जाना भी चाहे तो यहां तक पहुंच नहीं पाता है। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा? नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। क्या दिया, इफ द गैप बिटवीन बैंड्स, दो बैंड होगी, एक तो मॉलिक्यूलर बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, इज लार्ज, देन इट शोज वेरी लेस कंडक्टिविटी एंड द सॉलिड बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। हाँ, अगर ये गैप बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में कंडक्शन बहुत ही कम होगा और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कोई इतना कम होगा कि उसकी कंडक्टिविटी को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए पार्शियली फील्ड बैंड, ठीक है, और ये है ओवरलैपिंग बैंड। अब आप हमें ये बताइए, यहां से यहां पर जंप करना आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है। यहां से यहां जंप करना थोड़ा टफ होगा, यानी कि यहां से यहां जंप करने में एनर्जी कम चाहिए, यहां से यहां जंप करने में एनर्जी ज्यादा चाहिए। आप बताइए किस केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएगा? इस वाले केस में। अच्छा, इस वाले केस में भी हो जाएगा क्या? हाँ, तो ये दोनों जो कंडक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और उनको हम गुड कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स के लिस्ट में रखेंगे। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहां पहुंचना मुश्किल है, यानी कि कंडक्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो हम इस टाइप के सब्सटेंस को क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखिएगा, ये हमारा बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है जहां पे एक फ्री स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाके मूव कर सकता है। तो देखिए यहां से ये इतना गैप इसको जंप करना है, ये गैप देखिए बहुत ज्यादा हो गया, ये गैप फिर क्या है? कम है। तो इन दोनों केस में थोड़ी सी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर मिल जाएगी तो यहां से जंप करके वहां पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या है? कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां ये केस पॉसिबल नहीं है, यहां भी पॉसिबल है। देखिए क्या लिखा है? स्मॉल एनर्जी गैप। क्लियर है? तो ये देखिए ये क्या हो गया हमारे मेटल्स, ये क्या हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्शन नहीं होगा। ये क्या हमारे सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कंडक्शन होता है, थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है और कैसे ज्यादा किया जा सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डायग्राम क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स की तो बात हो गई, अब हम किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर्स की, जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। याद है? हाँ, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए इन दिस केस गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड
हाँ, जो पार्सली फील्ड था। एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, अभी दिखाया था हमने ना, देखिए फिर से एक बार। ये देखिए, ये गैप कम है, इस गैप के कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर जाएंगे और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए, इन दिस केस गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल एंड दैट इज व्हाई इट शोज सम कंडक्शन। हियर कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये क्या बात हुई, अब देखिए जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हमें मालूम है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसके लिए जंप करना आसान होगा या टफ? हाँ, आसान होगा ना। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो आसानी से जंप करेगा, और अगर आसानी से जंप करता है तो बताइए उसकी कंडक्शन बढ़ जाएगी या घट जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या लिखा गया, हियर कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे देखिए क्या लिखा है, substances like silicon and germanium show this type of behavior and are called intrinsic semiconductors। अब intrinsic semiconductors क्या होते हैं, those conductors which conduction depends on temperature, they are known as intrinsic semiconductors। अब ये ऐसे कौन से हैं, सिर्फ दो है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कंडक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, नोट पॉइंट एक दिया गया, काफी अच्छी चीज है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज। हाँ, अभी तो हमने कहा था कि इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन मेटल्स के कंपैरिजन में काफी कम होगी। अच्छा, जो होगी भी ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम घर पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज कर सके। यानी मेरे पास सपोज बल्ब है या कूलर है, एसी है, उसको चलाने के लिए अगर हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करें तो वहां से जो हमें हीट कंडक्शन मिलेगा वो काफी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे जिसकी हेल्प से उसकी कंडक्शन को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। तो हम क्या करेंगे, कुछ इंप्यूरिटीज मिक्स करेंगे। ये जो मिक्सिंग होगा ना, उसी को हम कहते हैं डोपिंग। याद है पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सोडियम क्लोराइड में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग करा रहे थे, जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो रही थी। हाँ, वो वैकेंसी जितना ज्यादा होगा कंडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए क्या दिया आगे, देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाई एडिंग इम्प्यूरिटी। अब हम उसमें कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग क्यों करते हैं, वी यूज टू डू डोपिंग टू इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर्स। क्लियर है। डोपिंग कैन बी डन विद टू प्रोसेसेस। फर्स्ट वन, यहां पर आप यूजिंग ऐड कर लीजिएगा ना, यूजिंग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, पहले भी 11th हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अब हमें जिस इंप्यूरिटी को मैच कराएंगे, उसमें मिक्स कराएंगे डोपिंग के लिए, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो आप हमें बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो वो आसानी से मूव करेंगे और कंडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसी इंप्यूरिटी को यूज करें जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। कैसे होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम ऐसी इंप्यूरिटी यूज करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये बताइए, वो उसका नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इस टाइप के कंडक्टर्स जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन क्यों, एन का मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड। सेकेंड देखिए, यूजिंग डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज। सॉरी, यहां पे भी एक मिसिंग है, सही कर लीजिएगा। यूजिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज, यानी कि अब हम ऐसी इंप्यूरिटी यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। अगर नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो आप बताइए किसकी चार्ज ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव की ना। तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। समझ में आ गया होगा। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेमीकंडक्टर्स। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज। ये कैसे काम करता है।
मेरे पास दो सेमीकंडक्टर्स हैं, कौन कौन से, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब बता सकते हैं इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि 16th ग्रुप है, सॉरी ये कौन से ग्रुप होते हैं, 14th ग्रुप होती है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब देखिए व्हेन दीज कंबाइन विद द ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो क्या होगा, दे फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसको हमें डायग्राम से बताना होगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक जर्मेनियम एटम है। आप बताइए इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे ना। अगर हम इसकी मिक्सिंग किसके साथ करें, फास्फोरस के साथ, फास्फोरस पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस, 5 होंगे। अब देखिए क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और देखिए ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अच्छा इसमें ज़्यादा बन गया इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 हो गया ना। अब देखिए ये 4 तो क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। अभी एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा पड़ गया जो कि क्या है, पूरी तरह से खाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा एक बैंड से दूसरे बैंड में, यानी कि जो हमारा वैलेंस बैंड है वहां से वो जंप करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और इससे क्या होगी, कंडक्शन बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा प्रोसेस है। एक तो ये तरीका हो गया, यहीं पे आप डिफिशिएंट वाला भी समझ लीजिए। देखिए अब मेरे पास सिलिकॉन मान लीजिए है, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे ना। यहां पर हमने ले लिया इस बार 13th ग्रुप, ले लीजिए बोरॉन, आप एल्युमिनियम गैलियम कुछ भी ले सकते हैं, हमने बोरॉन ले लिया। अब देखिए ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये इसके साथ, ये वाला। अब आप बताइए क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो फ्री बच गया, हाँ है ना, ये वाला। अब ये क्या करेगा, हमारे वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 2 तरीके हैं, एक पुराना तरीका जिसमें जिसकी डोपिंग कर रहे थे हम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा था, इसीलिए वो क्या था हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब ये जो कंडक्टर बना, ये क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जो बोरॉन लेके आए आप, इसमें इसके कंपैरिजन में क्या है, नेगेटिव चार्ज कम है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 ही है, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो आगे अभी पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये डायग्राम आ गया, देखिए क्या है आगे, When these combine, these का मतलब कौन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, कौन कौन से, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कंबाइन विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, दे फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन खाली होगा, एंड गेट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन विच गेट्स डीलोकलाइज्ड इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो 5वां है जो बचा रह गया वो क्या रहेगा, डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज का मतलब वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, यानी घूमता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, कंडक्शन बढ़ जाएगी। आगे देखिए क्या है, हियर कंडक्शन गेट्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी। इस सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बढ़ा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी की वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब नेगेटिवली रिच होना, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। मेरे पास एक डायग्राम है, इसको थोड़ा छोटा कर ले, आपको आसानी से दिख सके। देखिए ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है सिलिकॉन एटम के लिए सब बनाया गया है, इसमें देखिए परफेक्ट क्रिस्टल दिया है।
इसमें कोई भी डोपिंग नहीं हुई है, सब के सब सिलिकॉन एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब के सब क्या है, सिलिकॉन एटम है। अब ये देखिए, इसमें हमने एक सिलिकॉन एटम को हटा दिया और वहां पे किसको रख दिया, आर्सेनिक को। अब इसे क्या हो गया, आर्सेनिक किससे बिलोंग करता है, हाँ 15th ग्रुप से, यानी कि इसके पास कितने होंगे, हाँ याद आ रहा है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से 4 तो बॉन्डिंग में यूज हो गया। देखिए इस दोनों में से एक आर्सेनिक का, दूसरा आर्सेनिक का, तीसरा और चौथा आर्सेनिक का, इसमें एक यहां पर एक्स्ट्रा है। अब ये देखिए सब तो कंबाइन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब लगातार घूमता रहेगा। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में, पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर कंडक्शन बढ़ जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आर्सेनिक से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मिला है। आगे देखिए, ये देखिए पॉजिटिव होल या नो इलेक्ट्रॉन। जब हम बोरॉन को मिक्स करते हैं, यानी कि यहां तो आर्सेनिक था 15th ग्रुप, अब हम किसको यूज कर रहे हैं, 13th ग्रुप, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये 3 वैलेंस है, इसमें तो एक यहां बॉन्डिंग पे यूज हो गया, एक यहां बॉन्डिंग में यूज होगा, एक यहां बॉन्डिंग में यूज होगा और एक यहां पर। अब ये वाला जो सिलिकॉन एटम है ना, उसका एक एटम अभी खाली रह गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बॉन्ड नहीं बना पाया। तो अब ये क्या करेगा, ये भी डिलोकलाइज होता रहेगा। बात समझ में आ रही है, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए सिलिकॉन के पास कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, 4 नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो बोरॉन आ रहा है उसके पास कितना, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप बताइए ये जो बोरॉन आया उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है या कम है, कम है ना। अगर ये कम है तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। बात समझ में आ गई। देखिए ये परफेक्ट क्रिस्टल था, ये एन टाइप है और वो पी टाइप है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज। सिलिकॉन और जर्मेनियम फिर से वही लेंगे, इनकी डोपिंग इस बार हम किससे कराएंगे, 13th ग्रुप, बोरॉन, एल्युमिनियम, इनसे। इससे क्या होगा कि जो जिनकी डोपिंग हम करा रहे हैं ना, उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। इलेक्ट्रॉन कम होगा इसका मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अगर बॉन्ड कंप्लीटली नहीं बनेगा तो बताइए क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा होगा जो लगातार मूव कर रहा होगा, हाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कि मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कंडक्शन बढ़ेगी। देखिए आगे यही चीज लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ देते हैं, देख लीजिए। When silicon and germanium combine with 13th group elements, they form 3 covalent bonds. कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिर्फ 3, with 1 valence electron as vacant, जिसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि वैकेंट पड़ा होगा। किसका होगा वो, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। The place where the 4th valence electron is missing is known as electron hole और electron vacancy। यानी कि वो एक ऐसा जगह जहां से वो 4th इलेक्ट्रॉन की मिसिंग है, यानी वो नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कहते हैं। हियर कंडक्शन गेट्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज। यहां कंडक्शन क्यों बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटी की वजह से। डिफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ना होने की वजह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। हाँ इनके बहुत सारे यूजेस हैं, फिलहाल आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप फिजिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रही है ताकि आपको वहाँ पे काम करेगा। फर्स्ट, इन मेकिंग डायोड्स विच आर यूज एज द रेक्टिफायर। हम डायोड बनाते हैं, उस डायोड का यूज कहाँ करते हैं, हम रेक्टिफायर के तौर पे करते हैं, और इसको बनाने के लिए हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इन मेकिंग एनपीएन एंड पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। अब ये क्या होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर वो होते हैं जिसमें
पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और पीएनपी क्या होंगे, पहला और तीसरा पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होते हैं, हाँ, ऑडियो वेव्स, ऑडियो सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में, यानी उसको बढ़ाने में या उसको डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जा सकता है। और भी यूज है इसके, देखिए, इन सोलर सेल्स एज डायोड, जो हम घर पे सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं ना, उसमें डायोड यूज होता है। उस डायोड को बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए। कौन से, एन टाइप और पी टाइप। अवेलेबिलिटी, ये हमें कैसे मिल जाते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 13th and 15th ग्रुप along with 12th and 16th ग्रुप। ये जो बनते हैं ना, ये कैसे बनते हैं, 13th और 15th ग्रुप के मिलने से या फिर 12 और 16th ग्रुप के भी मिलने से बनते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल दिए मेरे सामने 13th एंड 15th ग्रुप का। इंडियम, ये कौन सा है, 13th ग्रुप है। एसबी, एंटीमनी, ये किस में बिलोंग करता है, 15th ग्रुप। एल्यूमिनियम 13th ग्रुप, फॉस्फोरस 15th ग्रुप। इनसे जो बनेगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, 13th एंड 15th ग्रुप का। ऐसे ही हमारे पास गैलियम आर्सेनिक, जो कि क्या है, सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स करता है, यानी कि रिस्पॉन्स के मामले में सबसे फास्ट है। ऐसे मेरे पास 12th एंड 16th ग्रुप के भी एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनियम, मर्क्यूरी, टेलुरियम। हाँ, कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए। क्या, पहला रेनियम ऑक्साइड। रेनियम ऑक्साइड इज लाइक मेटालिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। हमें मालूम है ना, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करता है, कॉपर शो करते हैं। जब हम रेनियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर की तरह होती है, यानी कि कॉपर से थोड़ी बहुत ही कम होती है, इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाता है। सर्टेन ऑक्साइड्स शो मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, जैसे वैनेडियम ऑक्साइड हो गया। ये सब क्या करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। समझ आ रहा है, चलिए आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो टोटल मटेरियल्स को हम कितने टाइप में डिवाइड किए हैं, 5, जिसमें से 2 तो हम क्लास 11 से ही अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से, हाँ, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होते थे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डायामैग्नेटिक कौन होते हैं, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड हो। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, ये 3 नए हैं जो हम यहाँ सीखेंगे। देखिए पहला, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही थोड़े थोड़े अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज पैरामैग्नेटिक फील्ड। कुछ एग्जाम्पल्स है, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रेपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यहां देखिए क्या था, सॉरी, ये फिर से परेशान हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ सही हो गया है, काम चला लेते हैं ऐसे ही। देखिए पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जो कि हल्के हल्के अट्रैक्ट होते हैं। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो कि थोड़े थोड़े क्या होते हैं, रेपल्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये हमें सीखने हैं कौन कौन से, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। तो पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑल डोमेन्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एंड रिमेन सेम इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल तो हम ये समझते हैं कि ये डोमेन्स क्या हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस सेल में चक्कर काटते रहते हैं और वो खुद भी घूमते रहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। याद है अब बॉस रूल, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज फीलिंग होती थी, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इनके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? हाँ याद आया, 11th में पढ़ा था हमने, म्यू। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n माइनस 2 bm। bm क्या है? बोर्स मैग्नेटन, ठीक है। जहां पे n क्या होता था? हाँ, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिलहाल हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि मान लीजिए मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। मान लेते ये इधर है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन इधर है, मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन इधर है, मेरे पास तीसरा है जिसकी डायरेक्शन इधर है, और मेरे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है जिसकी डायरेक्शन इधर है। आप किधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक चीज तो क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक इफेक्ट है दैट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। उसका कोई ना कोई डायरेक्शन है जिसको हम क्या कह सकते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएं, अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएं तो देखिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, एक तरफ का हो जाएगा, यानी सब यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे। कितने हैं? 4 है ना, ठीक है। सबका डायरेक्शन एक तरफ। अच्छा ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन इधर ही हो। हाँ ये जरूरी है कि सबका डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है और बॉटम में भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक। देखिए क्या दिया है? ऑल डोमेन्स। अच्छा जो इलेक्ट्रॉन्स बनाया था हमने ना डायरेक्शन वाइज वेक्टर फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं? डोमेन्स कहते हैं। ऑल डोमेन्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिमेन सेम इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मेरे पास कुछ डोमेन्स दिए गए हैं जिनका डायरेक्शन ऐसे रैंडमली किधर भी है। अब मान लीजिए कि मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो सबके सब डोमेन्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। और ऐसी प्रॉपर्टी शो करने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर समझ में आ रही है तो एक बार बताइए, क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो सकता है या नहीं? नहीं होगा ना? हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबके सब तो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। 0 कब होता? कुछ इधर जाते कुछ इधर जाते, तो एक दूसरे को वेक्टर फॉर्म में कैंसिल आउट करते। अभी तो सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो